जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पीओके में चुनाव को लेकर पाकिस्तान पर भारत का निशाना, हिंसा छिपाने का प्रयास। बताएंगे पीओके में खून की नदी बहाकर आखिरकार शहबाज की पार्टी ने जीती मीरपुर की सभी 9 की 9 सीटें। दोस्तों, नवाज शरीफ पहले भी बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, क्या अब ऐसा हो जाने के बाद क्या पीओके के प्रधानमंत्री बनेंगे नवाज शरीफ? दोस्तों, क्या है बड़ी जानकारी पीओके से जुड़ी, सबसे पहले आपको बताएंगे। और क्या कहा भारत ने, अभी की तड़कती भड़कती आग जैसी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, जिसने हर किसी का ध्यान पीओके की तरफ खींच लिया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे समुद्री ताकत में भारत का बहुत बड़ा कदम। दोस्तों, लगातार हॉर्मुज और बाकी जगहों से भारतीय जहाजों पर अटैक के बाद भारत ने लिया बहुत बड़ा फैसला। 200 युद्धपोतों वाली नौसेना बनाने की बड़ी तैयारी में अपना भारत। दोस्तों, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ अमेरिका को F-35 जेट पर धोखा देने की तैयारी में तुर्की S-400 बेचकर भी बरकरार रहेगा कब्जा, खतरे में इजराइल। दोस्तों, क्या है जानकारी इससे जुड़ी, वहीं आपको बताएंगे। प्रतिबंधों की उड़ी धज्जियां, हॉर्मुज से बेखौफ गुजरे 58 विदेशी जहाज, ईरान का दबदबा देख सन्न रह गया अमेरिका। वहीं आपको बताएंगे ईरान के हमलों के बीच कुवैत भी पाकिस्तान से करेगा सैन्य समझौता। दोस्तों, क्या है भारत के लिए मायने, सबसे पहले आपको बताएंगे। सऊदी जैसा ये समझौता होने वाला है। बताएंगे आखिरकार 3 साल लटकाने के बाद कुवैत ने पाकिस्तान के साथ इस रक्षा समझौते के लिए क्यों हाँ कर दिया। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पीओके से आ रही है सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, पीओके में खून की नदी बहाकर आखिरकार शहबाज की पार्टी ने जीत ली मीरपुर के सभी 9 की 9 सीटें। नवाज शरीफ बनना चाहते हैं पीएम। दोस्तों, मंगलवार को पाकिस्तानी चुनाव आयोग की तरफ से जारी अनौपचारिक नतीजों के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके विधानसभा चुनावों के पहले चरण में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है। पार्टी ने मीरपुर डिवीजन को 13 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की है। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक फॉर्म 26 और फॉर्म 27 पर आधारित शुरुआती नतीजों में PMLN अपने मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी ट्रिपल-P से काफी आगे रही। ट्रिपल-P सिर्फ 4 सीटें ही जीत सकी है। दोस्तों, पीओके में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे 3 चरणों वाले चुनाव के तहत सोमवार को वोटिंग हुई। हालांकि वोटिंग का पहला चरण मारपीट, हिंसा और चुनाव में धांधली के आरोपों से प्रभावित हो रहा है। PMLN और ट्रिपल-P ने वोटिंग के दौरान एक दूसरे पर चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाए, जिससे इस प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अनौपचारिक नतीजों से पता चलता है कि मीरपुर डिवीजन के 3 जिलों में PMLN ने ज्यादातर सीटें जीती है। रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर जिले में पार्टी ने डंडयाल और खारी शरीफ निर्वाचन क्षेत्र जीते हैं। दोस्तों, ये चुनाव पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में राजनीतिक उथल पुथल और विरोध प्रदर्शनों के बीच हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, प्रशासन से जुड़ी समस्याओं और सब्सिडी वाले गेहूं के आटे और बिजली की मांग को लेकर हो रहे हैं। आपको बता दें, आज भारी प्रदर्शन के बीच पीओके में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग करके सड़कों पर लाशें बिछा दी गई। दोस्तों, सरेआम बड़ी भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। पीओके से जो तस्वीरें और वीडियोस आ रहे हैं वो विचलित करने वाली है, जो हम आपको नहीं दिखा सकते। एक वीडियो में पीओके की सड़कों पर कई युवा प्रदर्शनकारियों की लाशें दिख रही है। वहीं एक वीडियो में पाकिस्तानी सेना के जवानों को फायरिंग करते देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से निकाले जा रहे अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च पर भयानक फायरिंग की गई है। रावला कोट से मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे इस मार्च पर सीधी फायरिंग और आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पीओके के बड़े नागरिक नेता और जाग कोर कमेटी के सदस्य और प्रवक्ता उमर नजीर कश्मीरी के भाई उस्मान नजीर की पाकिस्तानी सेना ने गोली मारकर हत्या कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार रावला कोट में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के दौरान वो मारे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर प्रदर्शनकारियों के शवों से घाटी को पाट देना चाहते हैं। 5 जून को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई के बाद उसे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अभी तक 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में रावला कोट और मीरपुर में 19 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और अब तक की संख्या 26 हो चुकी है। बुनियादी मानवाधिकारों और सम्मान के लिए हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों पर वैश्विक मीडिया में कोई कवरेज नहीं है दोस्तों, जबकि वहां पर दबा के हिंसा हो रही है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड मीडिया इस मुद्दे पर चुप दिखाई दे
रही है, जबकि हमारे जैसे लोग ही या यूं कहे कि भारतीय मीडिया इन मुद्दों को साफ तरीके से दिखाने का पूरा प्रयास कर रही है दोस्तों। इसीलिए इस पर हर लेटेस्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए पहली बार वीडियो को देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लीजिएगा। आपको बता दें इस मुद्दे पर भारत ने क्या तगड़ा जवाब दिया पीओके पर पाकिस्तान को बता दें। पीओके में कराए जा रहे चुनाव को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ा निशाना साधा है। इसे पाकिस्तान की साजिश बताते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सिर्फ हो रही हिंसा को छिपाने का प्रयास है। साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का अभिन्न अंग बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि हमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित असेंबली इलेक्शन के बारे में रिपोर्ट मिली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें वे इलाके भी शामिल है जो अभी पाकिस्तान के गैर कानूनी और जबरदस्ती कब्जे में है, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। जी हाँ, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह दिखावटी चुनावी प्रक्रिया असल में पाकिस्तान की एक कोशिश है ताकि वो अपने गैर कानूनी कब्जे को छिपा सके और इस इलाके में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर पर्दा डाल सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, वहाँ हो रहे आर्थिक शोषण, लोगों को बुनियादी अधिकार न देने और प्रशासनिक दमन का सीधा नतीजा है। अब ऐसे में भारत ने क्लियरली तगड़ा जवाब दे दिया है दोस्तों और वर्ल्ड के सामने एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान को कि पीओके में ऐसे समय में चुनाव कराया जा रहा है जब वहां पर बवाल मचा हुआ है, लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं और चुनाव कराकर इन मुद्दों को, इन बवाल को ढकने का प्रयास कर रहा है शहबाज और मुनीर। इसीलिए इस बीच उसने चुनाव करवाए हैं और अब तो उसका रिजल्ट भी आ गया दोस्तों, जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर किसी को पता था कि चुनाव का क्या रिजल्ट होने वाला है और वही रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है। खून की नदी को बहाकर शहबाज की पार्टी वहां पर जीतती दिखाई दे रही है, जो कि जीती नहीं है दोस्तों बल्कि जबरदस्ती सेनाओं के बल पर वोटिंग में बहुत बड़ी हेरफेर की गई है। अब आप ही बताइए, जब अधिकारी शहबाज के और सेना मुनीर की और वहां पर किसी को न आने दिया जा रहा है न जाने दिया जा रहा है, विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठा सकता, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। ऐसे में किसी पार्टी की जीत होगी, इससे आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, जिसकी पोल खोल कर रख दिया है भारत ने। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि हम पीओके में इस चुनाव को बिल्कुल भी नहीं मानते तो कमेंट में अपनी राय रखिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ पीओके तो हम लेकर रहेंगे, लिखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसका क्या इलाज होना चाहिए, जिस प्रकार से पीओके की जनता के साथ बर्बरता कर रही है शहबाज और मुनीर की सेना, लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। आप कह सकते हैं कि पीओके में जलियांवाला बाग जैसा मंजर दिखने लगा है। वहीं अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर की, जो भारत के लिए भी बहुत बड़े झटके की खबर है। बता दें 3 साल लटकाने के बाद कुवैत ने आखिरकार पाकिस्तान का रक्षा समझौता कर ही दिया लागू। क्या ये सऊदी के डील की तरह है या फिर सऊदी के डील से अलग है, और अलग है तो कितना अलग है, और भारत के लिए क्या है इसके मायने, आपको बता दे। बड़ी चौंका देने वाली खबर, कुवैत ने पाकिस्तान के साथ जून 2023 में हस्ताक्षरित व्यापक रक्षा सहयोग समझौते की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है। यह पुष्टि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य संपर्कों के बाद हुई है। कुवैत पिछले कई महीनों से ईरान के हमलों का सामना कर रहा है। इस कारण कुवैत को भारी नुकसान पहुंचा है और उसे अमेरिका से जैसी मदद मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिल रही है। ऐसे में कुवैत ने अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान से संपर्क किया है, जो पैसों और तेल के बदले सब कुछ सौंपने के लिए तैयार बैठा है। जी हां, पाकिस्तान ने पिछले साल ऐसा ही रक्षा सौदा सऊदी अरब के साथ भी किया था। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का कर्ज दिया था। पाकिस्तान और कुवैत का रक्षा सौदा वैसा ही होगा जैसा इस्लामाबाद ने सऊदी अरब के साथ किया था दोस्तों, यानी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और वे एक दूसरे की सैन्य सहायता करने के लिए मजबूर होंगे। कुवैत का पाकिस्तान के साथ पहले से ही रक्षा सहयोग समझौता है, लेकिन वो इसे सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के नाटो जैसे समझौते की तर्ज पर बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, कुवैत में कम से कम 3 अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, जहां पर 13,000 से ज्यादा सैनिक तैनात है। इनमें कैंप आरिफजान, अली अल सलेम एयर बेस और कैंप ब्यू हरिंग शामिल है। ये अड्डे अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व में लॉजिस्टिक, एयर ऑपरेशन और सुरक्षा सहायता प्रदान करते हैं। इस बीच शुक्रवार को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि उसने कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया था। IRGC ने कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का भी दावा किया था। ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ यह समझौता हुआ है, जो वाकई में पाकिस्तान के लिए झटका है दोस्तों। कहीं ना कहीं उसको ईरान के खिलाफ जाना पड़ेगा इस समझौते के बाद। दोस्तों, कुवैत ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता करके अपने आप को तो एक तरीके से सुरक्षित करने वाला
कदम उठाया है, लेकिन पाकिस्तान की मटिया मैली कर दी जब अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सहयोगी देशों को ईरान के ड्रोन और मिसाइलों हमलों से बचाने में नाकाम रहा है। इसी बीच कुवैत ने पाकिस्तान के साथ ये रक्षा समझौता करने का फैसला किया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से कुवैत में तेल सुविधाओं, बिजली पानी के संयंत्रों और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस कारण कई बार उड़ानों को रोकना पड़ा है। इन हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके क्या असर पड़ेंगे भारत पर। दरअसल माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान कुवैत रक्षा समझौते से भारत की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। कुवैत खाड़ी देशों में भारत के सबसे बड़े पार्टनर देशों में से एक है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक कुवैत में रहते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान कुवैत से यह रक्षा समझौता करता है तो भारत को इसका आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान से युद्ध के दौरान सऊदी अरब और कुवैत भारत का विरोध करते हैं तो नई दिल्ली जरूर परेशान हो सकता है। कुवैत और सऊदी अरब ऊर्जा के प्रमुख निर्यातक देश भी हैं, जिनका खाड़ी देशों पर बड़ा प्रभाव है। ऐसे में इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान का ये डील, पाकिस्तान का ये समझौता भारत को वाकई में टेंशन में डाल सकता है। दोस्तों आप क्लियर समझ सकते हैं कि किसी देश के साथ अगर आपका कोई समझौता हो रहा है, करार हो रहा है, वो भी लंबे लंबे समय के लिए, तो आप एक तरीके से निश्चित हो चुके हैं कि आपके पड़ोसी आप पर कितना भी अत्याचार कर ले या कुछ भी हो जाए, आप उन देशों के साथ अपनी शिकायत नहीं कर सकते, या वो देश आपकी शिकायत सुनने के बाद भी उन देशों पर एक्शन नहीं ले सकते जिनके साथ इनका समझौता हुआ है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिल गया है पाकिस्तान को दोस्तों, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा कह ले या फिर टेंशन वाली बात आप कह सकते हैं। क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय अवश्य कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि भारत को किसी की आवश्यकता नहीं, भारत अपने में ही काफी ताकतवर है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। सामने लाइक का बटन है, नहीं दबाया है अब तक तो इस लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां एक तरफ जहां दुश्मन अपने आप को मजबूत करता दिखाई दे रहा है, वहीं भारत भी समुद्री ताकत में बड़ा कदम उठा रहा है। दोस्तों 200 युद्धपोतों वाली नौसेना बनाने की तैयारी में भारत की मोदी सरकार। दोस्तों हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों के बीच भारत ने अपनी समुद्री ताकत को तेजी से बढ़ाने की रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य वर्ष 2035 तक 200 से अधिक युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा तैयार करना है। इस दिशा में हाल ही में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को नौसेना में शामिल किया गया है। INS महेंद्र गिरी को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने लगभग 75% स्वदेशी सामग्री के साथ किया है। यह नीलगिरी श्रेणी का छठा युद्धपोत है, जबकि 7वां जहाज INS विध्वंसगिरी भी जल्द शामिल होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत अगली पीढ़ी के 7 से 8 युद्धपोतों की योजना पर भी काम चल रहा है। दोस्तों फिलहाल भारतीय नौसेना के पास लगभग 150 जहाज है, जिनमें करीब 135 फ्रंट लाइन युद्धपोत शामिल है। इसके अलावा लगभग 50 नए जहाज निर्माणाधीन है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गति को देखते हुए 2035 तक 200 युद्धपोतों का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भारतीय नौसेना ने नए जहाजों की तैनाती की रफ्तार बढ़ा दी है। वर्तमान में औसतन हर 6 सप्ताह में एक नया युद्धपोत नौसेना में शामिल किया जा रहा है। पिछले 1.5 महीने में ही 5 स्वदेशी जहाजों को सेवा में शामिल किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक चीन के पास 370 से अधिक युद्धपोतों वाला दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है, जिनमें आधुनिक विमान वाहक पोत, विध्वंसक और पनडुब्बियां शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान चीन से हंगोर श्रेणी की 8 आधुनिक अटैक पनडुब्बियां हासिल कर रहा है, जिससे हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। दोस्तों वहीं बता दें अमेरिका को F-35 जेट पर धोखा देने की तैयारी में है क्या तुर्की? S-400 बेचकर भी बरकरार रहेगा कब्जा, खतरे में आया इजराइल। बता दे क्या है जानकारी। दरअसल तुर्की जो है वो रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पीछा छुड़ाने के लिए मिस्र को मोहरा बनाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की हर हाल में अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट जो है वो खरीदना चाहता है, लेकिन रूसी S-400 उसके गले में हड्डी की तरह फंस चुका है। जी हाँ, अमेरिका F-35 तभी बेचेगा जब तुर्की के पास रूसी S-400 ना हो, और इसीलिए तुर्की उन देशों की तलाश में है जो S-400 को खरीद सके, ताकि वो इसको बेचकर अमेरिका से F-35 खरीद सके। और मिस्र इस फॉर्मूले में सटीक बैठता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र पहले से ही रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता आ रहा है। दोस्तों लेकिन जब दुनिया का ध्यान दूसरी जगहों पर चल रहे झगड़ों में बटा हुआ है, तो काहिरा और अंकारा ने चुपचाप गोल्डन ईगल नाम का एक बड़ा ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास शुरू कर लिया है। दोनों देशों के बेहतरीन पैरा ट्रूपर्स
स्पेशल फोर्सेज और थंडर बोल्ट कमांडो यूनिट्स मिस्र की जमीन पर मिलकर ऑपरेशन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस पर इजराइल की नजर है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन की मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से मुलाकात के लिए काहिरा की अहम यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता किया गया था। हालांकि सेना के आधिकारिक प्रवक्ता इन दिनों इन गतिविधियों का मित्र देशों के साथ सामान्य सहयोग बताते हैं, लेकिन इनका समय और स्वरूप एक गहरी सच्चाई को उजागर करते हैं। यानी कि दोस्तों, डिफेंसिव अरेबिक न्यूज वेबसाइट की बात करें तो उसके मुताबिक उसने बताया है कि तुर्की अगर मिस्र को S-400 बेचने में कामयाब होता है तो अंकारा के लिए एक तीर से दो निशाने साधने जैसा होगा। पहला, मिस्र की सेना पहले से ही रशिया में बने सैम सिस्टम का इस्तेमाल करती आ रही है, और दूसरा, तुर्की उस गले में फंसे हड्डी को निकाल पाएगा जिसकी वजह से F-35 प्रोग्राम में फिर से उसकी एंट्री नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में तुर्की से ये S-400 मिसाइल सिस्टम मिस्र खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? तो आपको बता दें दोस्तों, सीधा सा जवाब है, मिस्र इसको अगर खरीदना भी चाहे या फिर UAE भी इसको खरीदना चाहे या कतर भी इसको खरीदना चाहे तो ये खरीद सकते हैं, नहीं का तो सवाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंडीशन ये है, अगर नियमों की बात करें तो नियमों के मुताबिक तुर्की जो है वो बिना रशिया के सहमति के S-400 किसी तीसरे देश को नहीं बेच सकता। दोस्तों, यही उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए हैं। ऐसे में तुर्की को इन मिसाइलों को बेचने के लिए रशिया की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। रूस और तुर्की के बीच इस संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत जारी है। देखते हैं क्या कहते हैं व्लादिमीर पुतिन, क्या इसकी परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं कि नहीं देते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इन देशों को बेचने के लिए तुर्की को अप्रूवल जारी करेगा रशिया या फिर नहीं? जो भी आपकी निजी राय हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप चाहे फेसबुक या फिर एक्स, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।